हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुजर। हाँ तो दोस्तों देखो, अपनी जो क्लास थी आगे कंटिन्यू करते हैं। उस क्लास को हम पढ़ रहे थे दोस्तों सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे थे दोस्तों सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। हाँ तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि सिंधु सभ्यता की हमने 2 या 3 विशेषताओं का हमने अवलोकन कर लिया था, पढ़ लिया था। तो हमने सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन जो विशेषता थी हमने उसका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता की राजनीतिक विशेषता और सामाजिक जीवन के बाद में दोस्तों हमने धार्मिक जीवन भी सिंधु सभ्यता के अंदर पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारी जो क्लास चल रही थी दोस्तों वो थी सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता थी आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन के अंदर दोस्तों हमने कृषि का अध्ययन कर लिया था। आर्थिक विशेषता के अंदर हमने जो सिंधु सभ्यता के अंदर जो आर्थिक विशेषता है उसके अंदर हम दोस्तों कृषि के बारे में जानकारी हमने ले ली थी, और उसके बाद में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आर्थिक विशेषता, और आर्थिक विशेषता के बाद में हमने कृषि देख लिया था। अब कृषि के बाद में हम दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं पशुपालन। कृषि के बाद में हमें पशुपालन के बारे में देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो पशुपालन था वो कैसा था, उसके बारे में हम आज देखते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, सुअर आदि जानवरों को पालते थे। आदि जानवरों से सिंधु सभ्यता के निवासी परिचित थे। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। ऐसा हमको उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन फिर भी दोस्तों अपवाद रूप में हमें सिंधु सभ्यता के कहीं ना किसी न किसी नगर से हमें बात करें, हम मोहनजोदड़ो या फिर जैसे कालीबंगा या इन जगहों से हमें सुरकोटदा, इन जगहों से हमें घोड़े के कुछ अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमें पशुपालन देखते हैं। पशुपालन के अंदर देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के लोग गाय, भेड़, बकरी और बैल और सुअर, इन जानवरों से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। हाँ तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग इन जानवरों से परिचित थे या इन जानवरों को वो पालते थे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, सिंधु सभ्यता के अंदर एक नगर था नेस्दी। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेस्दी दोस्तों गुजरात के अंदर है। यह नगर सिंधु सभ्यता के अंदर दोस्तों पशुपालन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, पशुपालन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा नगर था जो सिंधु सभ्यता में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो नगर है दोस्तों आपका कौन सा? नेस्दी। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर एक कुबड़दार बैल था, कुबड़दार बैल। इस बैल का भी सिंधु सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो ये दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता के अंदर हम आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे। आर्थिक जीवन में हमने कृषि देख लिया था। कृषि के बाद में दोस्तों हमें देख रहे हैं पशुपालन, और पशुपालन में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के लोग गाय, भेड़, भैंस, बकरी और सुअर आदि से परिचित थे या उनको पालते थे। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक नगर है, एक स्थान है, उत्खनन स्थान नेस्दी। नेस्दी गुजरात राज्य में पड़ता है और यह पशुपालन का केंद्र माना जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सिंधु सभ्यता के अंदर जो आर्थिक जीवन में जो अगली विशेषता है वो है दोस्तों शिल्प कला। शिल्प कला और उद्योग। अब हम ये टॉपिक देखते हैं आर्थिक विशेषता के अंदर कि सिंधु सभ्यता का शिल्प कला और उद्योग कैसा था। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए कि सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर के क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
सिंधु सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर के क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। इसी कारण इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखो आगे कि हमें सिंधु सभ्यता में या सिंधु सभ्यता के लोग चाक पर बर्तन भी बनाते थे। किस पर बर्तन बनाते थे, चाक पर बर्तन या चाक से बर्तन बनाते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें चाक के अवशेष, सिंधु सभ्यता के एक नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से हमें दोस्तों चाक के अवशेष प्राप्त होते हैं उत्खनन में। तो हम इसी बात से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग चाक से बर्तन बनाते थे। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि वैदिक काल के अंदर भी, ऋग्वैदिक काल के तक भी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का पहला हमें जो प्रमाण मिलता है वो दोस्तों हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा से। कहां से मिलता है, अंतरंजी खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के प्रमाण मिलते हैं। और यह बात है दोस्तों 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब की बात है, 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं। और हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो समय था दोस्तों वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। तो इस काल में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है दोस्तों कि 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय था आपका, वो दोस्तों सिंधु सभ्यता का समय था। और इस समय के दौरान या इस काल के दौरान सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे या जो लोग थे उनको लोहे की जानकारी उनको प्राप्त नहीं थी। लोहे की जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात है कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोहा 7वीं 8वीं शताब्दी में यूपी या उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों लोहा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों हमें कि सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे उनका रंग कैसा था। बर्तनों का रंग देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे वो लाल और काले रंग के थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कैसे थे, लाल व काले रंग के सिंधु सभ्यता के बर्तन थे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के बर्तनों का रंग कैसा था, तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो इन रंगों के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों आगे कि हमें सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख जो उद्योग था वो था दोस्तों वस्त्र निर्माण उद्योग। कौन सा था दोस्तों, वस्त्र निर्माण उद्योग। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख उद्योग था वो था दोस्तों कौन सा, वस्त्र निर्माण उद्योग। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता से और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें शिल्पकला और उद्योग के अंदर। तो देखिए दोस्तों कि हमें सीप व मोती बनाने का जो कारखाना था सिंधु सभ्यता के अंदर, सीप व मोती बनाने का जो कारखाना था दोस्तों वो कहां से प्राप्त होता है, लोथल और बालाकोट से। कहां से, लोथल व बालाकोट से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता के शिल्प और उद्योग पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में सीप व मोती का जो कारखाना था वो कहां से हमको मिलता है, लोथल व बालाकोट से। आगे देखिए दोस्तों
दूसरा कि मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। तो दोस्तों ये हमें पता है कि ये हमें चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। कहां से? चहुंदड़ों व लोथल से। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का जो कारखाना था आपका वो लोथल व चहुंदड़ों से प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों जो शंख उद्योग था, जो शंख कारखाना था, वो हमें कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंदर जो शंख बनाने का कारखाना था वो हमें बालाकोट से प्राप्त होता है। कहां से होता है प्राप्त? बालाकोट से। ये बात आपकी हो गई। हम सिंधु सभ्यता के अंदर आर्थिक जो विशेषता पढ़ रहे थे और आर्थिक विशेषता के अंदर हम देख रहे थे शिल्प कला और उद्योग। हाँ तो दोस्तों देखिए हमने शिल्प कला के अंदर मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता के निवासी तांबा व टिन बनाने का, तांबा व टिन मिला करके तीसरी धातु का उन्होंने निर्माण किया और वो धातु कहलाए कांसा। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के निवासी चाक पर बर्तन बनाते थे। हमें दोस्तों सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक नगर से हमें चाक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि सिंधु सभ्यता के निवासी चाक पर बर्तन बनाते थे। आगे देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा। अब क्यों नहीं थे? क्योंकि दोस्तों हमें उत्तर वैदिक काल में 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत हमें भारत के अंदर पहली बार लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं और वो स्थान है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर अंतरंजी खेड़ा। यहां से हमें पहली बार लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हाँ तो अब आगे देखिए दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने देखा कि शिल्पकला और उद्योग के अंदर कि सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे उनका रंग था दोस्तों लाल व काले रंग के बर्तनों का सिंधु सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे देखो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख है उद्योग था वो उद्योग था आपका वस्त्र निर्माण उद्योग। ध्यान रखिएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो दोस्तों, हमने उसके बाद में देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर सीप और मोती बनाने का जो कारखाना है वो दोस्तों लोथल और बालाकोट के अंदर स्थित है। यहाँ से हमें यहाँ से इन नगरों से हमें लोथल और बालाकोट से सीप व मोती बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में से मन के बनाने का कारखाना आपका चौंदड़ और लोथल से हमको प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों हमने शंख बनाने का जो कारखाना था वो बालाकोट से हमको प्राप्त होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये बात हमने आराम से बहुत स्पष्ट तरीके से और लेंथी तरीके से हमने इस चीज को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का व्यापार। तो देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का व्यापार कैसा था। देखो हमें उत्खनन के दौरान, इतिहासकारों के उत्खनन के दौरान सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर से हमें यह अवशेष या प्रमाण मिला है कि सिंधु सभ्यता की जो समृद्धि का कारण था वो दोस्तों किसको माना जाता है? व्यापार को माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की समृद्धि के जो कारण था सबसे बड़ा वो विदेशी व्यापार या व्यापार को माना जाता है। तो यहां तक बात क्लियर। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था दोस्तों वो किस पर होता था? वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। किससे होता था दोस्तों? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के आधार पर सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना या लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है उसमें से हमें सिंधु सभ्यता के एक पास में ही दूसरी सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता से हमें दोस्तों उनके लेखों से एक शब्द की जानकारी होती है और वो शब्द था मेलुहा। सिंधु सभ्यता में हमें इस शब्द की जानकारी प्राप्त होती है और इतिहासकारों ने इस शब्द को ही किससे जोड़ा है? सिंधु सभ्यता से इसको जोड़ा है कि
सुमेरियन सभ्यता में जो मेलुहा शब्द आया है वो सिंधु सभ्यता के लिए आया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेलुहा किस सभ्यता का नाम है। तो मेलुहा दोस्तों आपके किसका नाम है? सिंधु सभ्यता का नाम है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं हमें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से हमें एक सुमेरियन है मोहर प्राप्त हुई है। कहां से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से सुमेरियन मोहर मिली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक सुमेरियन मोहर मिली है। तो इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो विदेशों तक था। ये बात अपने समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर ही हमें एक कालीबंगा से, कहां से? कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है। कौन सी? बेलनाकार मोहर मिली है। तो दोस्तों इससे भी यही अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो बेलनाकार मोहर हमको कालीबंगा से प्राप्त हुई है यह भी एक विदेशी थी। हमारे सिंधु सभ्यता की यह मोहर नहीं थी तो कहां की थी? विदेशी थी। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे कि हमारा जो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था दोस्तों वो ये देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता ये हमारी सिंधु सभ्यता की अवस्थिति है कि हमारी सिंधु सभ्यता यहां से यहां तक का जो क्षेत्र था वो हमारी सिंधु सभ्यता का माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था दोस्तों वो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता और मध्य एशिया, इन देशों तक हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उनका व्यापार था कि मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मध्य एशिया, यहां तक हमारी सिंधु सभ्यता का व्यापार था। इन देशों तक सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का ये क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक के देशों में होता था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर ये बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर एक नगर मिलता है यहाँ सुतका गेंडोर। कौन सा नगर है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर को इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के व्यापार का चौराहा कहा है। क्या कहा है? सिंधु सभ्यता के व्यापार का चौराहा कहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सुतका गेंडोर को सिंधु सभ्यता के व्यापार का चौराहा कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे कि हमें सिंधु सभ्यता को जो सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को नाविकों का देश क्या कहते थे? कि नाविकों का देश और काले विदेशियों की भूमि। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काले विदेशियों की भूमि। इन नामों से हमको हमारे सिंधु सभ्यता के लोगों को सुमेरियन सभ्यता के लोग पुकारते थे।
कि सिंधु सभ्यता नाविकों का देश कहलाता है और काले विदेशियों की भूमि भी सिंधु सभ्यता कहलाती है। किसने कहा? सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हमारी सिंधु सभ्यता के लिए ये दोनों नाम उपयोग में लिए गए हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे और हमें सिंधु सभ्यता से क्या क्या मिला है। तो देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग 10 मैलव प्रणाली और द्विचर प्रणाली से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली और द्विचर प्रणाली से परिचित थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा इसको कि सिंधु सभ्यता के निवासी दशमलव प्रणाली और द्विचर प्रणाली से प्रभावित थे। हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के लोग आज से करीब 5000 साल पहले भी इन प्रणालियों से परिचित थे। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में व्यापार से संबंधित हमें कौन कौन सी चीजें किन किन स्थानों से प्राप्त हुई है। तो देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो वो देखते हैं दोस्तों हम कि हमें सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो से हमको सीप का पैमाना मिला है। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना। किसका पैमाना? सीप का पैमाना। ध्यान रखना दोस्तों कि हमें मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हमें लोथल से क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना आपको कहां से प्राप्त हुआ है। तो वो स्थान है आपका लोथल। तो लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें धोलावीरा से, कहां से? धोलावीरा से भैंस की हड्डी का पैमाना प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा कि हमें धोलावीरा से भैंस की हड्डी का पैमाना प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में एक जगह से और हमें कालीबंगा से, कहां से दोस्तों? कालीबंगा से हमको मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। इसका मिट्टी का पैमाना कहां से मिला हमको? कालीबंगा से हमको मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाँ तो दोस्तों ये है अपना सिंधु सभ्यता के हम व्यापार पढ़ रहे थे। व्यापार के अंदर हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के निवासी किन किन चीजों से परिचित थे और किन से नहीं थे, तो उसके बारे में देख रहे थे दोस्तों। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था दोस्तों वो वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। हमारी सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था दोस्तों वो सिंधु सभ्यता के साथ मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के देशों से व्यापार होता था। तो हमने सिंधु सभ्यता के पास में एक सुमेरियन सभ्यता है और सुमेरियन सभ्यता के लेखों में हमें मेलुहा शब्द की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो शब्द था वो दोस्तों हमारे सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग में हुआ है ऐसा मानते हैं। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से हमें सुमेरियन मोहर मिली है और हमें कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है। यह भी इतिहासकारों ने कहा है कि यह एक विदेशी मोहर थी। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि यह हमारी सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। यहाँ इतने क्षेत्र में हमारी सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था उस व्यापार के कारण बलूचिस्तान में एक स्थान है सुतका गेंडोर, सिंधु सभ्यता का नगर है। तो इस नगर को सिंधु सभ्यता का व्यापार का चौराहा कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। ये बात हो गई यहां तक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए कि हमें सुमेरियन सभ्यता के लोग हमारी सिंधु सभ्यता को नाविकों का देश
और काले विदेशियों की भूमि भी कहा है। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है कि सुमेरियन लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया गया है, तो वो आपके सामने है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी दशमलव प्रणाली और द्विचर प्रणाली से परिचित थे। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि सिंधु हमें मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीप का पैमाना सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमको प्राप्त हुआ है, तो वो आपका नगर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। उसके बाद में दोस्तों हमें लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि हमें धोलावीरा से भैंस की हड्डी का क्या मिला है, पैमाना मिला है। ध्यान रखने वाली बात है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि हमें हमारे राजस्थान के कालीबंगा जो नगर था सिंधु सभ्यता का, हमें वहां से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको 2 बार समझा दिया है दोस्तों। तो यहां तक आपके बिल्कुल सही तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हमें व्यापार के बाद में सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के अंदर और क्या पढ़ना है, और देखते हैं दोस्तों कि हमें और क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के अंदर लिपि कि हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्या नहीं थी, उसके बारे में हमें देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आज तक के इतिहास के अंदर इतिहासकारों के द्वारा सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि क्या सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा चुका है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं पढ़ा गया है सिंधु सभ्यता की लिपि को। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसको इतिहासकारों ने भाव चित्रात्मक लिपि और भाव चित्रात्मक और बुस्ट्रोफेदम लिपि भी कहा है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि का क्या नाम है, क्या नाम दिया गया है, तो आपके नाम है कि भाव चित्रात्मक और बुस्ट्रोफेदम लिपि भी किसको कहते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि का ही ये नाम है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दोस्तों बाएं से दाईं और बाईं से दाईं और लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो ऐसे लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा कि इधर से लिखते थे ऐसे, हम अभी वर्तमान में ऐसे लिखते हैं। हमारी जो वर्तमान की जो लिपि है, लिखावट है, वो दोस्तों देवनागरी लिपि है। और सिंधु सभ्यता के निवासियों की जो लिपि थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखते हैं, किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो वो आपके सामने एक प्रश्न है। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता की लिपि से अब तक 250 से 400 के बीच में शब्द या चित्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता की लिपि से अब तक 250 से लेकर के 400 के बीच चित्र मिले चुके हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें सिंधु सभ्यता के जो लिपि थी, लिपि के अंदर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है, तो वो है दोस्तों आपके मछली का सर्वाधिक अंकन हुआ है। किसमें, सिंधु सभ्यता के लिपि में सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है दोस्तों वो आपका किसका हुआ है, मछली का हुआ है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अभी समझा दूंगा आपको। और हाँ, तो देखिए दोस्तों अब आगे और क्या हमें लिपि से संबंधित और क्या जानकारी हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है, तो वो देख लेते हैं दोस्तों कि हमारी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो सबसे ज्यादा सेल खड़ी की मोहरों पर इसका अंकन हुआ है। इसका किस पर, सेल खड़ी की मोहरों पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की
जो लिपि थी उसका अंकन सबसे ज्यादा सेल खड़ी की बनी हुई जो मोहरे थी उस पर सबसे ज्यादा इसका अंकन हुआ है। हमारे इतिहासकारों ने एक बात और बताई है कि सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नगर है, कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो नगर। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा लिखित अभिलेख मिला है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से 26 अक्षरों का या चिन्हों का हमको सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का अभिलेख प्राप्त होता है। ये थी दोस्तों आपकी क्या? लिपि। अब और हम शुरुआत से देखते हैं, अच्छी तरीके से इसको और समझते हैं। अब देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, आज तक उसको इतिहासकार पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि को बहुचित्रात्मक लिपि और बृष्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ऐसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अब तक सिंधु सभ्यता के अंदर उत्खनन में या इतिहासकारों ने 250 से लेकर के 400 के बीच में चिन्ह या चित्र प्राप्त किए हैं। किससे संबंधित? लिपि से संबंधित। ध्यान रखिएगा। हाँ तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों उसमें सर्वाधिक अंकन हुआ है मछली का। ध्यान रखिएगा, किसका अंकन हुआ है? मछली का। उसके बाद में बात आती है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उस पर सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है वो है आपकी सेल खड़ी की मोहरों पर सिंधु सभ्यता की लिपि का अंकन हुआ है। उसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंदर जो लिखित सबसे बड़ा अभिलेख मिलता है वो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से मिलता है और लगभग उसके अंदर 26 चिन्ह हमको प्राप्त हुए हैं। ये बात हो गई दोस्तों। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या है कि हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका मोहर। तो मोहर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या है इसके अंदर। हाँ तो देखिए दोस्तों आगे अगला जो है आपका टॉपिक वो है दोस्तों मोहर, कि हमें सिंधु सभ्यता से कौन कौन से प्रकार के हमको मोहरे प्राप्त हुई है और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हमें देखते हैं। तो हाँ तो देखिए दोस्तों हमें देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगरों से अब तक लगभग सिंधु सभ्यता के लगभग हमको जितने भी नगर है वहां से लगभग 2000 मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी मोहरें हमको प्राप्त हो गई है? सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 मुद्राएं हमको प्राप्त हो चुकी है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो किसकी बनी थी? सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी दोस्तों वो सबसे ज्यादा सेल खड़ी की बनी हुई थी। किसकी दोस्तों? सेल खड़ी की। तो ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी नामक एक पत्थर होता था, तो इस सेल खड़ी की सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें जो सर्वाधिक मुद्राएं मिली है सिंधु सभ्यता से, सर्वाधिक मुद्राएं वो मिली है दोस्तों हमको मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इसी के साथ दूसरा आता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त मोहरे कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें सर्वाधिक जो मुद्राएं सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक जो अभिलेखीय युक्त मोहरें हैं वो है दोस्तों आपकी कहां से? हड़प्पा से। यहां तक बात हो गई। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमें कि सिंधु सभ्यता से कई आकार की हमको मुद्राएं प्राप्त होती है। तो वो देखते हैं आकार कौन कौन से हैं कि हमें सिंधु सभ्यता से 4 आकार के या 4 प्रकार के आकार की मुद्राएं हमको प्राप्त होती है। पहला है दोस्तों आपका वर्गाकार। कौन सा है? वर्गाकार। दूसरा है आपका दोस्तों आयताकार और तीसरा है दोस्तों आपका गोलाकार और चौथा है दोस्तों आपका बेलनाकार। इन प्रकारों की हमको सिंधु सभ्यता से मुद्राएं प्राप्त हो चुकी है। 4 प्रकार है, वर्गाकार, आयताकार,
और बेलनाकार और गोलाकार, इन 4 प्रकार की मुद्राएं हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हो गई है। अब प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर किस प्रकार की मुद्राएं सबसे ज्यादा हमको प्राप्त हुई है, तो वो है दोस्तों आपकी वर्गाकार। सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता में इस प्रकार की मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्गाकार प्रकार की मुद्राएं हमको सिंधु सभ्यता से सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। तो यहां तक बात आपके क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब हम और बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में मोहरे पर जो सर्वाधिक अंकन होता है, सिंधु सभ्यता में मोहरे पर सर्वाधिक अंकन, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि वृक्ष में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है, तो वो है दोस्तों आपका पीपल, ध्यान रखिएगा। और यदि पशु में आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की मोहरों में पशु पर सबसे ज्यादा किसका अंकन हुआ है, तो वो है दोस्तों आपका एक श्रृंगी पशु। कौन सा है? एक श्रृंगी पशु। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है, यहां से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हजारों बार यहां से आपका प्रश्न पूछा गया है। कोई ना कोई राजस्थान के एग्जाम हो, वो प्रश्न आपका यहां से सर्वाधिक बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहां आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। तो ये बात हम कर रहे थे किसकी दोस्तों? मोहर की। हम देखते हैं, दोबारा और समझ लीजिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता के मोहरे के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक स्थान या सभी नगरों से हमें लगभग 2000 मोहरों के लगभग हमको प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो सर्वाधिक सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा कि सेलखड़ी नामक पत्थर की मुद्राएं सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक हमको प्राप्त होती है। ये बात यहां तक हो गई। हमने फिर देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर हमको किस नगर से सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो दोस्तों आपका वो नगर है कौन सा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि सर्वाधिक जो अभिलेखीय युग तो हमको मोहरे प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता का, वो नगर था आपका कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा से हमें सबसे ज्यादा अभिलेखीय युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता से हमें 4 प्रकार के आकार की मुद्राएं मिली है। आपका वर्गाकार है, आयताकार है, गोलाकार है और बेलनाकार है। ये 4 प्रकार के आकार की मुद्राएं हमें सिंधु सभ्यता के स्थानों से उत्खनन में प्राप्त हुई है। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता में इन चारों आकार में सबसे ज्यादा किस आकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, तो दोस्तों आपका वो आकार होगा वर्गाकार, कि वर्गाकार आकार की मुद्राएं सिंधु सभ्यता में हमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि हमें सिंधु सभ्यता पर की मोहरों पर जो सर्वाधिक अंकन होता है, यदि आपसे वृक्ष में पूछा जाए दोस्तों तो वृक्ष में आएगा आपका पीपल, और यदि दोस्तों आपसे पशु के अंदर पूछा जाए तो पशु में आएगा दोस्तों आपका एक श्रृंगी पशु का सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब उसके बाद में हम सिंधु सभ्यता के अंत की ओर है। सिंधु सभ्यता का जो हमारा टॉपिक था, लंबा चौड़ा टॉपिक था, लंबा चौड़ा इतिहास था, वो आपका अब कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों, हम इसको खत्म करते हैं हम सब मिलकर के। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का अंत। क्या देख रहे हैं दोस्तों? अब हम सिंधु सभ्यता का अंत देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ वो ऐसे हुआ कि कई इतिहासकार इस बात पर खोज कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमें यह पता नहीं चला कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों सामान्यतः यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ था वो दोस्तों सामान्यतः यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो सर्वाधिक मान्य आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा, या फिर कोई और प्राकृतिक आपदाएं आ गई होगी, जिसलिए सिंधु सभ्यता के इतनी लंबी चौड़ी जो सभ्यता थी वो उसका अंत हो गया होगा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ वो आर्यों के युद्धों के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? आर्यों के युद्धों के कारण हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ।
हम इसको ज्यादातर जो बताते हैं या तो कोई जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, या कोई महामारी आई होगी, या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप या आपदा आया हुआ होगा, इस वजह से सिंधु सभ्यता का अंत माना जाता है। हाँ तो दोस्तों, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छी तरीके से अंत के बाद पढ़ लिया है। हमने देखा है कि सिंधु सभ्यता के अंदर दोस्तों हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने सिंधु सभ्यता के मुख्य नगरों के बारे में हमने देख लिया था, और उसके बाद में हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से लंबा चौड़ा इतिहास हमने सिंधु सभ्यता का पढ़ा, और उसके बाद में हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़ने के बाद में हमने सिंधु सभ्यता का अंत भी देखा। देखो दोस्तों, हमने सिंधु सभ्यता का इतिहास इतना लंबा चौड़ा लिखा, इतना लंबा चौड़ा पढ़ा, लेकिन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का अंत 2 लाइनों में सिमट करके आपका रह गया है। हाँ तो दोस्तों, इसलिए तो कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ होगा, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत या तो कोई प्राकृतिक आपदा, या कोई जलवायु परिवर्तन, या फिर कोई महामारी, बाढ़, भूकंप हो, या फिर मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के युद्ध के कारण भी माना जाता है। लेकिन फिर भी हम किसी को भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हाँ तो दोस्तों, आपका ये जो इतिहास के अंदर जो आपका पहला टॉपिक था देव क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आपका सिंधु सभ्यता इतिहास के अंदर, आज हम उसको बहुत ही आसानी से, बड़ी खुशी के साथ, बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ करके आज हम उसको हमने समाप्त किया। उसके बाद में दोस्तों, हम अब जो अगली कक्षा हमारी होगी वो होगी वैदिक काल। वैदिक काल के में हमने दोस्तों पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हमने दे दी। हम पढ़ेंगे कल दोस्तों ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम आराम से विस्तार से इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों, और आपको यदि किसी भी क्लास में कोई भी समस्या होती है तो आप हमें YouTube पर हमारे देव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अंदर हमारे क्लास के अंदर आप कमेंट में हमें बताइए कि हमें ये समस्या है या ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों, हम आपका हर चीज का समस्या का समाधान हम आपके निश्चित ही करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगली कक्षा में। नमस्कार दोस्तों।